उत्तराखंड हलचल। और जैसा कि आपको मालूम है, उत्तराखंड में जो चुनाव है वो समाप्त हो गए हैं, पर अब भी जो जद्दोजहद भाजपा की है, जो सत्ता दल की है, वो अब भी जारी है। लगातार जो विपक्ष के लोग हैं वो सत्ता दल में जा रहे हैं, पर अब जो भाजपा है वहां पर मुश्किलों का दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि अब खींचतान जो है भाजपा में साफ दिखाई देने लगी है। आज हम बात करेंगे टिहरी विधानसभा की, जहां पर दो प्रमुख नेता आपस में खींचतान करते हुए नजर आते हैं, जहां एक तरफ किशोर उपाध्याय हैं और एक तरफ अभी पार्टी में शामिल हुए दिनेश धनेजी जी हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत जी और जो पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर एक तरफ जहां सत्ता दल 400 पार की बात कर रहे हैं, जहां पर लगातार जो विपक्ष के लोग हैं वो सत्ता पक्ष में आ रहे हैं, पर उसके बाद अब एक नया चीज शुरू हुई है सत्ता दल में कि जो खींचतान है। एक लेटर भी आज सोशल मीडिया पे पोस्ट किया गया है, उस पर भी बात करेंगे। तो रावत जी, पहले तो स्वागत है आपका धन्यवाद। हलचल में। धन्यवाद रावत जी, एक सत्ता दल की अगर बात करें, 400 पार का नारा, उसके बाद लगातार जो विपक्ष के लोग हैं वो इस्तीफा देकर सत्ता पक्ष में जा रहे हैं, पर एक नया ट्रेंड शुरू हो चुका है खींचतान का। इसे कैसे देखते हैं आप? खींचतान तो बहुत पहले से हो रही थी, लेकिन अब दिखाई पहले बारिश रही थी कि किशोर उपाध्याय ने पत्र लिखा है, और उनको पत्र लिखने का पहले भी उनको रिकॉर्ड था। वो जब कांग्रेस के अध्यक्ष भी हुआ करते थे उस समय हरीश रावत ने खूब पत्र लिखते थे, और लोग उस बात को अप्रिशिएट करते थे कि कम से कम वो बात सामने आनी चाहिए। अब ये जो नया पत्र लिखा गया है, ये पत्र सिर्फ कोई सामान्य पत्र नहीं है। किशोर उपाध्याय ने जो गंभीर बात उसमें कही है, उन्होंने कहा कि दिनेश धने उन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो करोड़ों रुपए के ठेके जो है उनके लोगों को टीएसडीसी में दिए जा रहे हैं। ये बड़ा गंभीर मामला है, और उससे ज्यादा गंभीर इसलिए है कि किशोर उपाध्याय ने अपनी बात कहते हुए वहां के जिलाध्यक्ष राजेश नौटियाल का नाम भी कोट किया है। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि राजेश नौटियाल के सामने बात हुई है। तो अब आप देखिए कि 3 बार के वो विधायक वहां से एक तरफ वो खड़े हैं, एक बार दिनेश धनेवा से विधायक, और अभी तो और ट्विस्ट वहां ये आने वाला है कि धन सिंह नेगी की भी ज्वाइनिंग होने वाली है। बिल्कुल। तो ये जो अभी आपको दिख रहा है कि सिर्फ उठाबल है, कोई विषय चल रहा है, नहीं चल रहा, आगे कितने दिन चलेगा। जैसे जैसे ये लोग अभी तक तो चुप थे कि भैया मोदी नाम के नाम पे चुप हो जाइए आप, कुछ नहीं बोलना है, कहीं कुछ ऐसी बात नहीं करनी है, पार्टी अनुशासन की बात है, नए नए भाजपा में आए तो इसलिए ये सब बातें होती। लेकिन अब चूंकि सवाल ये है कि अब निकाय चुनाव बहुत जल्दी होने वाले हैं, तो उस निकाय चुनाव को लेकर जो तैयारियों का आलम पूरे प्रदेश भर में है। आपको ये दिखाई देगा कि दिनेश धने ने पिछली बार वहाँ निकाय चुनाव में अपना कैंडिडेट खड़ा किया था। बिल्कुल। जो किशोर उपाध्याय हैं, उनकी पार्टी जब वो कांग्रेस में थे वहाँ से भी एक जो लड़ने वाले अलग थे, जो बगावत करके वहाँ चुनाव लड़े। तो जो बगावत करके जो सीमा कृसाली वहाँ पर चुनकर आई, उनके शपथ ग्रहण समारोह में किशोर उपाध्याय की फैमिली के लोग थे, वो खुद वहाँ पे थे। ये दिखा रहा था कि उस चुनाव को जिताने में उनकी बड़ी भूमिका थी। और जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे और बीजेपी के, तो उसमें हार गए थे। दिनेश धने का कैंडिडेट भी हार गया था। अब सवाल ये कि वो जो चूंकि अभी 27 का चुनाव ज्यादा दूर है, लोकसभा का किसी को उनको टिकट नहीं मिला। जो पहले बताया जा रहा था कि भाई जिस दिन दिनेश धने की ज्वाइनिंग हुई, तो ये बताया जा रहा था कि किशोर उपाध्याय जो है टिहरी लोकसभा लड़ेंगे, तो जो विधानसभा सीट खाली होगी वहाँ के दिनेश धने को लड़ेंगे। लेकिन वो सब हुआ नहीं। अब किशोर उपाध्याय को भी लगता है कि ये इस प्रकार से जिस प्रकार से बहुत तेजी से दिनेश धने ने अपनी धमक वहाँ दिखानी शुरू कर दी है, तो वो झगड़ा बढ़ता जाएगा। और ये जो निकाय चुनाव जैसे नजदीक आते हैं, जो बताया भी जा रहा है कि जिस प्रकार से विधायक होने के बाद यशपाल बेनाम 3 बार जो है नगर पालिका के अध्यक्ष बन गए पौड़ी में, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बारे में बता रही है, उनकी ये कोशिश है कि जो नगर पालिका का चुनाव है दिनेश धने को लड़ाया जाए। क्यों खाली बैठ के क्या करेंगे, राज्य मंत्री बना नहीं सकते, तो नगर पालिका अध्यक्ष बनाने की उनकी बात हो रही थी। फिर किशोर उपाध्याय इस बात को लेकर एग्री नहीं है कि इनकी चॉइस कैसे आ जाएगी यहाँ पर। और फिर वो जो जिस प्रकार की ये बातें निकल कर आई, इसके साथ एक बात और भी निकल कर आई थी कि इसके अलावा एक झगड़ा इनके बीच में कुछ दिन पहले तब हुआ कि चुनाव के दौरान ये तय किया गया कि योगी आदित्यनाथ की टिहरी में रैली लगाई जाए। तो योगी आदित्यनाथ की रैली लगाने के लिए क्या था कि वहाँ के जो जिलाध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि शाम को 5 बजे का टाइम मिल रहा है, इसलिए मैंने मना कर दिया। वो झगड़ा इस अंदाज में बढ़ गया कि किशोर उपाध्याय ने बता रहे वहाँ इंटरप्ट किया कि वो संयोजक तो किशोर उपाध्याय हैं, तो उन्होंने मना कैसे कर दिया। फिर वहां पर यह बात आई कि जो लोग चुनाव के दौरान किशोर उपाध्याय को सपोर्ट कर रहे थे, दिनेश धने ने उनके ऊपर आरोप लगाया कि वो बॉबी पवार के लिए वोट मांग रहे हैं। तो जब बॉबी पवार का नाम भी उस बैठक में आया, भाजपा के दफ्तर की बात आई है, तो ये बात फिर उनके झगड़े और तेज हो गए। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन में दिनेश धने, किशोर उपाध्याय या धन सिंह नेगी, राजेश नौटियाल का जो ये विषय आज शुरू हुआ है, ये आपको कुछ दिन बाद देहरादून में दिनेश अग्रवाल के रूप में नजर आएगा। बिल्कुल।
उसके बाद जब आप उत्तरकाशी जाएंगे तो वहाँ विजयपाल सजवाण का कैंडिडेट होगा। जब आप वहाँ बगल में जाएंगे तो वहाँ संजय डोभाल और केदार सिंह रावत होंगे। उसके बाद आप जब पुरोला जाएंगे तो वहाँ मालचंद खड़े मिलेंगे। जब आप अभी तो उसके और पहले बद्रीनाथ का मामला है कि क्या बद्रीनाथ में राजू भंडारी को लेकर किस प्रकार का स्टैंड होगा, और जो महेंद्र भट्ट रो रहे थे उनका क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता जो इस बार चुनाव में बाहर नहीं निकला, उसका क्या होगा। क्या वो सिर्फ फुटबॉल का ही कुछ दूसरा रूप आप देखते हैं उसको, या फिर जिस अंदाज में राजू भंडारी के भाजपा में आने के बाद और जो कुछ दिन पहले महेंद्र भट्ट और पुष्कर सिंह धामी दावा कर रहे थे कि 18,000 लोगों ने भाजपा ज्वाइन कर ली, 15,000 ने ज्वाइन कर ली। जब 15,000 18,000 लोगों ने ज्वाइन कर ली तो आपका वोटिंग परसेंट 5-7% डाउन कैसे हो गया। बिल्कुल। जब आप हर दिन कह रहे हैं कि नए लोग जुड़ रहे हैं, बड़े बड़े ताकतवर लोग आ रहे हैं, पूर्व विधायक आ रहे हैं, पूर्व मंत्री आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, तो वोटिंग परसेंट डाउन आपका हो गया। तो इसका मतलब वो जो आपने बड़े बड़े पन्ना प्रमुख बनाए थे, जिनके गले में तख्ती डाल के आपने बताया था कि विजय बगुणा पन्ना प्रमुख हो गए, विजयपाल हो गए, इन सब के साथ फोटो खिंचवाए गए कि पन्ना प्रमुख है। तो क्या ये सब पन्ना प्रमुख भाजपा इनको बनाने जा रही है, और या फिर दिनेश दैना को महसूस हो गया है कि उन्होंने यहाँ ज्वाइन करके भाजपा में इस वक्त आकर कुछ ऐसी गलती कर दी है, या हो सकता है कि किशोर उपाध्याय के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना चाह रहे हूँ कि वो फ्रस्ट्रेशन में आके कोई ऐसी बातें कहते हैं, वापस भाग जाएं अपनी पार्टी, फिर दिनेश दैना का रास्ता खुल जाए। तो ये जो अभी घटनाक्रम टिहरी में आपको दिखाई दे रहा है, अभी आप देखिएगा निकाय चुनाव आते आते बहुत तलवारें खींचेंगी, आपस में बहुत सिर फुटबॉल होगा, और वो उस लेवल पर जाएगा कि वो जो कांग्रेस मुक्त भारत की जो बात करते थे, हो सकता है कि कुछ दिन बाद इनकी चिट्ठियां जारी हो और महेंद्र भट्ट खुद कहते हुए बताएं कि हमने इसको बर्खास्त कर दिया, इसको बर्खास्त कर दिया। ये सब भी देखने को मिल सकता है। भाव जी, बड़ा अच्छी आपने बात कह दी। आपने कहा कांग्रेस मुक्त की बात हो रही थी, पर यहाँ तो भाजपा कांग्रेस युक्त होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि युक्त इसलिए कि सारे जिन्हें कल तक कमीशन खोर बोला गया, और आपकी मैं पोस्ट पढ़ रहा था, आपने भी उसमें जिक्र किया है परिवारवाद का, आपने बात की जो कमीशन खोरी की बात करते हैं और जिन पे आरोप लगते थे। सवाल ये है कि बद्रीनाथ पे भी मैं इसलिए भी आ जाऊं क्योंकि अभी अधिसूचना जारी होने वाली है और उपचुनाव होने वाले हैं। सवाल यह है जो नंदा राज यात्रा पे बड़ा घोटाला निकल कर आया, जिसको लेकर 2 बार शासन ने जिला पंचायत अध्यक्ष को हटा दिया। उसके बाद राजू भंडारी का उस तरफ जाना, वहां पर राजेंद्र भंडारी जी का, और उसके बाद अब शायद वो आरोप निराधार हो जाएंगे, अब वो शायद वो चीजें खत्म हो जाएंगी। इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि जैसे ही वहां पर गए एक वॉशिंग मशीन की तरह वहां पर जाना और सारी चीजें हट जाना, इस पर क्या कहेंगे। वो उत्तराखंड के लिहाज से बेहद गंभीर है। वो इसलिए गंभीर है कि और उसका आपने इम्पैक्ट भी देखा। ये जो महापर्व, लोक पर्व और पर्व उत्सव कहा जा रहा था जिस लोकसभा चुनाव को, इतनी उदासीनता क्यों थी। बिल्कुल, अगर आपके पास सब कुछ, आपके पास लोग आए जा रहे थे और इस प्रकार से सारे दलों के लोगों को आप ला रहे थे, तो आपका वोटिंग परसेंटेज ऊपर आना चाहिए था, उत्साह का वातावरण दिखना चाहिए था, वो कहीं दिखाई नहीं दिया। बिल्कुल। जो सवाल ये थे कि जो उस पार्टी दूसरे दल में रहते हुए दागी बागी भ्रष्टाचारी जो भी थे, और हमें तो उस बात का भी बहुत बेहतर ढंग से ध्यान है कि जिस दौरान राजू भंडारी की पत्नी को बर्खास्त किया गया, बिल्कुल, और उस दौरान भी टीवी डिबेट्स हो, ये तमाम चीजों पर जब लोगों ने हमें जोड़ा, तो हम भी कहते थे कि भाई ये इसलिए किया जा रहा है, जो राजू भंडारी भी कहते थे कि राजू भंडारी ने महेंद्र भट्ट को हराया है, इसलिए ये सब बातें। और आप देखा होगा कि आपने इस पूरे चुनाव के दौरान भी वो जो कटुता है वो दिखाई दी। और मुझे लगता है कि ये जो ट्रेंड है कि भाई जिस चौबट्टा खाल विधानसभा के चुनाव में आप सुनते थे कि केसर सिंह को जो है माफिया बताया जा रहा था, दूसरी तरफ सतपाल महाराज को महाराज बनाम माफिया का जो चुनाव था, अब वो दोनों ही दल में आ गए हैं। बिल्कुल। जो मनीष खंडूड़ी के पिताजी के ऊपर गंभीर बातें कल तक कही जाती थी, अब वो क्या हो गया उन बातों को। और जो तमाम ऐसे लोग जिनके अभी तो नया मामला उनका भी जो बड़ा झगड़ा भी आपको उधम सिंह नगर में दिखने वाला है। बिल्कुल। जो वहाँ के मिनिस्टर हैं सौरभ बावुणा के को नाराज करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष उनके पति को जो वहाँ ज्वाइन करा दिया। बिल्कुल। वो और गंभीर आने वाला। मतलब कुछ दिन बाद आपको पता चलेगा कि सौरभ बावुणा और वो एक दूसरे के खिलाफ क्या क्या बोल रहे हैं, किस प्रकार एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं। ऐसी तमाम चीजें देखने को मिलेगी। और ये जो एक स्वाभाविक भी है, आप इस समय की जो दिखाई भी दे रहा था कि भाई कहीं इनकम टैक्स वाला जा रहा है, कहीं सीबीआई वाला जा रहा है, कहीं ईडी वाला जा रहा, और इन तमाम का प्रभाव दिखाई दे रहा था आपको, और लोग जो है दौड़ दौड़ के जो शामिल हो रहे हैं। लेकिन शामिल होने के बाद जब आज वहाँ पहुँच गए, तब उनको शायद वहाँ जाके पता चल रहा होगा कि भाई जो लोग बड़े बड़े मंचों पर बैठा करते थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको बूथ पर बैठा दिया, उनके गले में तख्ती डाल दी और बोला कि अपने से बोलो कि मैं भी पन्ना प्रमुख हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं, ताकत का जो खेल है, ये आने वाले दौर में उत्तराखंड में क्या रंग दिखाएगा, कितना घातक होगा,
इस पर भी आने वाले समय में चिंतन होगा। तो कावड़ जी, ये तो आप बात करें आने वाले भविष्य क्या होगा, पर सवाल यहाँ पर यह है कि एंट्रियां लगातार हो रही हैं, इसे भाजपा कैसे संभालेगी? जैसे आपने कहा कि अभी उधम सिंह नगर, उसके बाद आपने इधर बद्रीनाथ का बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि वहां पर महेंद्र भट्ट और इनमें जो कटास है, क्योंकि एक तस्वीर वो भी वायरल हुई जहां पर मुख्यमंत्री खुद मौजूद नहीं थे जब राजेंद्र भंडारी जी वहां पर शामिल हुए। तो ये भी बताते हैं सूत्र की पुष्कर धामी जी को तो इसकी भनक भी नहीं थी कि राजेंद्र भंडारी जी शामिल हो रहे हैं। ये सवाल यहां है कि इन सबको कैसे बचा पाएगी भाजपा और किस तरीके से कंट्रोल करेगी? आपने कहा कि अब झगड़े सोशल मीडिया में आने लगे, अब झगड़े मंचों पे आने लगे, अब झगड़े लोगों के सामने आने लगे। कितनी मुसीबत बनने जा रही है। अभी निकाय चुनाव है, उससे पहले उपचुनाव है और उसके बाद 27 का विधानसभा चुनाव है। इसको देखते हुए 400 पार का नारा जो लगातार दे रहे हैं, फर्स्ट राउंड के बाद शायद वो नारा कम सुनने को मिल रहा है। क्या कहेंगे इस पर? इसमें दो प्रकार के लोग आए हैं। एक तो वो हैं जिनके जो काले कारनामे हैं, जो कहीं फंसे हुए हैं, जिनके कागजों में कमी है, जो तमाम को अनाप शनाप इकट्ठा करके बैठे हुए हैं। उनको डर लग रहा है कि कभी भी कोई इनकम टैक्स वाला पकड़ के ले जाएगा, ईडी वाला पकड़ के ले जाएगा, कुछ ऐसा हो सकता है। बिल्कुल। दूसरा वो थे कि जो एक लहर में चल पड़े, उनको लगा कि वास्तव में जो है सामने तो कुछ है नहीं, विपक्ष नाम की चीज खत्म हो गई, तो हो सकता है कि उनके अच्छे दिन वहीं आकर आए। लेकिन ऐसा कुछ वहाँ हो नहीं रहा। आपने देखा जैसे राज्य मंत्री बनाए गए, वहां भी उन लोगों की गिनती में कहीं वो लोग नहीं थे। जो संगठन स्तर पर जो लोगों को जोड़ा गया, वहाँ वो कहीं गिनती में नहीं थे। तो आने वाले समय में ये जिस प्रकार ये आए हैं लोग दौड़ दौड़ के, तो भाजपा का जो मूल कार्यकर्ता है, अभी जब मैं वोट कास्ट करने गया था तो मैंने वहाँ उनको भी बड़ा उदास देखा। तो मैंने उन भाजपा के जो लोग वहाँ बैठे थे उन्हें पूछा कि इतनी उदासी क्यों है। तो उनका कहना था कि जब इतने सारे लोगों को आप यहाँ ले आओगे हमारे सिर पे बैठाने के लिए, तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे काम करके। तो वो जो विषय थी कि इनको संभाला कैसे जाएगा, मुझे नहीं लगता ज़्यादा दिन संभलेंगे ये लोग, क्योंकि जिन लोगों का जो अपेक्षाएं हैं, जिन आकांक्षाओं को लेकर वो यहाँ आए हैं, या उनको लगता होगा कि अभी 2-2.5 साल विधानसभा के चुनाव के लिए है, तो इस बीच सत्ताधारी दल के साथ रह के कुछ अपने आर्थिक लाभ ले लिए हैं। या जैसे वो आपने वहाँ का प्रकरण सुना श्रीनगर वाला, बिल्कुल, कि जिस आदमी के ऊपर 3-4 करोड़ रुपए की रिकवरी की बात कर रहे थे और बड़ी जोर शोर से बात हो रही थी, उस आदमी को भी आपने भाजपा ज्वाइन करा दी, तो उस रिकवरी का क्या होगा? वो टिहरी के जिलाधिकारी उस रिकवरी को कैसे खत्म कर देंगे? वो जो शासन में सचिव बैठे हुए हैं, वो उस रिकवरी को कैसे खत्म कर देंगे? और अगर ऐसा होगा कि भाई एक आदमी ने सरकार के राजस्व का देना है 3-4 करोड़ रुपए, बिल्कुल, और अगर आप उसको माफ भी करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये बात उत्तराखंड की जनता बर्दाश्त कर पाएगी। आने वाले दौर में हो सकता है कि एक नया आंदोलन इन्हीं चीज़ों के लिए लड़ा जाएगा। जो लोग हैं सामान्य रूप से जो मुखर होकर जनता की बात पे रखने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को भी इसमें आगे आना पड़ेगा कि आखिरकार आप बताइए कि जो आदमी ने परसों तक आपके जो है सरकार के पैसे, वो कोई प्रदीप तिवारी के घर के पैसे नहीं है, या वो उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी के पैसे नहीं है, वो आम जनता के टैक्स पेयर के पैसे। बिल्कुल। अब आप अगर करोड़ों करोड़ों रुपए ऐसे ही लोगों के माफ करते रहोगे और अगर इस शर्त पर उनको लेकर आएंगे, तो निश्चित रूप से आने वाला जो दौर होगा वो बेहद घातक होगा। और जो लोग हैं जो इन चीज़ों को देख भी रहे खुलेआम, अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं, ये आने वाले समय में नजीर भी बन जाएगा। अगर इस सरकार के भीतर ऐसे लोगों के रिकवरियां माफ होंगी, तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो हिसाब किताब है ये ऊपर तक नहीं पहुंचेगा। इसके लिए हो सकता है कि ऊपर उनको भी जवाब देना पड़ेगा। भाई का मान जो बैठा हुआ, वहां तक भी लोगों की बात पहुंचेगी। आखिरकार आप बताओ, जिस आदमी ने सरकार का पैसा देना वो नहीं दे रहा है और आप माफ किए जा रहे हो, तो मुझे लगता है आने वाले समय बहुत पैनिक होने वाली ये सब चीजें। हाँ जी, ये जो स्थिति है अभी आप जैसे बोले जोड़ तोड़ की राजनीति है, ये पूर्व में भी देखा गया, पर अभी कुछ सालों में, कुछ वर्षों में ये जो हालात आप देख रहे हैं, क्या पहले भी ऐसा कुछ दौर था कि जब इस हद तक जो तंत्र है उसका इस्तेमाल किया जा रहा हो? अभी ये भी देखा जा रहा है एजेंसीज का इस्तेमाल, और लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि एजेंसीज का खुले तौर पर तंत्रों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये दौर क्या पहले भी कभी आपने देखा? क्योंकि आप तो लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, उस दौर में आपने बड़े करीब से पॉलिटिक्स को भी देखा है। क्या ये दौर पहले भी था इस तरीके का? दौर जो सत्ता होती, सत्ता का हमेशा एक ही चरित्र होता है, सत्ता का कोई दूसरा चरित्र नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो पहले की कार्यवाही होती थी उसकी कुछ छुटपुटी घटना होती थी, या लोग एक सीमा तक उन बातों को समझ पाते थे। ये भी बताया जा रहा था कि जब आपातकाल इस देश में लगा था, उस दौरान भी दूसरे दलों के नेताओं को पकड़ पकड़ कर ले जाया गया, कुछ को जेल में डाला गया, अखबारों को सेंसर कर दिया गया, लोगों की वॉइस को कुचला गया। लेकिन वो उन्हीं लोगों से मुझे लगता है
क्योंकि भाजपा को तो बहुत बड़े समय बाद सत्ता मिली। बिल्कुल। तो इन लोगों को हो सकता है कि चूंकि बहुत बाद में मिला ही सत्ता, तो इन लोगों को लगा होगा कि अब ये सत्ता हाथ से जानी नहीं चाहिए, और सत्ता हाथ से न जाए इसीलिए जो सारी एजेंसी से उसका प्रयोग हो रहा है, ये सब काम कर रही हैं और आपको दिखाई भी दे रहा है। आप कोई भी एजेंसी उठा के देख लीजिए, चुनाव आयोग से लेकर, और अभी तो और बड़ी बात हमने देखी इस चुनाव के दौरान, ये इस देश का पहला उदाहरण है कि जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए विधानसभा अध्यक्ष हैं वो पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। किसी अखबार वाले ने खबर नहीं छापी, किसी टीवी वाले ने नहीं दिखाया कि आखिरकार जिस विधानसभा को नियम कायदे कानून से ऊपर परंपराओं के लिए जाना जाता है, वहाँ की परंपराएं श्रेष्ठ मानी जाती है, उस पीठ से जो निर्देश होते हैं वो बड़ी बड़ी नज़ीरें बनी जाती है, कोर्टों में उनके एग्जाम्पल दिए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में दिया जाता है कि फलाने विधानसभा अध्यक्ष का ये डिसीजन है। लेकिन जब विधानसभा अध्यक्ष वहाँ पर बीजेपी के लिए वोट मांगने लग जाए तो फिर आप उनसे क्या अपेक्षा करेंगे कि जब कल के दिन हाउस चलेगा तो वहाँ कोई निर्दलीय होगा, सपा का होगा, बसपा का होगा, यूकेडी का होगा, कांग्रेस का, किसी भी दल का आदमी होगा, आप उसका न्याय कैसे करेंगे? बिल्कुल। तो ये इसलिए भी बातें हैं कि जिस तेजी से समय बदल रहा है, तो देख एक समय तक लोक लाज की बातें भी होती थी, लोग शर्म करते थे, डरते थे कि भाई उसकी हाथों कोई ऐसा काम ना हो जाए, कोई गलत बात ना हो जाए, लेकिन आज ये खुलेआम हो रहा है। और मुझे लगता है ये पावर का ही गेम है, पैसे की ताकत है, पावर की ताकत है, सत्ता की ताकत है, और इस ताकत को ये लोग भले अभी उनको लग रहा है कि ये सत्ता हासिल करने के लिए ये कर लेंगे, बहुत अच्छा होगा, अच्छा चलेगा, लेकिन एंड ऑफ द डे लास्ट में आप देखेंगे कि इनके जो दुष्परिणाम होंगे आने वाली पीढ़ी भुगतेगी, और इनके बाद जो दूसरा विधानसभा अध्यक्ष कोई बनेगा वो भी पड़ेगा, वो उसकी कार्यवाही में होगा कि भाई उनसे पहले वाले विधानसभा अध्यक्ष ने क्या क्या काम किए। जैसे हम तो सुनते थे कि भाई भर्ती घोटाला हुआ तो उसने भी किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने, सब करते चले गए, उनको लगा कि यही किया जाना चाहिए। अब ये इन्होंने जो निर्णय लिया, इन्होंने आधा दौर निर्णय ले लिया, उसके बावजूद स्थिति है। तो जिस विधानसभा अध्यक्ष जैसे बड़ी गंभीर कुर्सी पर ही आज सवाल खड़े होने हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि जो आज चल रहा है, ये पैसे की ताकत, सत्ता की ताकत, ये जो बल का प्रयोग हो रहा है, ये सब ये देवभूमि जैसे इस नवोदित प्रदेश के लिए कतई सही नहीं है। राज जी, अभी मतदान इससे ही जुड़ा हुआ, लोकसभा से जुड़ा हुआ एक प्रश्न था। मैं देवप्रयाग और ये पौड़ी लोकसभा में गया था, तो वहाँ से मैंने देखा कि जैसे ही आप ऋषिकेश से ऊपर आप जाएंगे तो बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे। मैं आचार संहिता की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे इंद्रेश मैखुरी जी ने भी एक बात कही, उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात कही कि उन्होंने एक कंप्लेंट भी इलेक्शन कमीशन को दी है। पूरे रास्ते भर में बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगे हुए थे और उसमें क्रम संख्या जो थी वो 1 से 10 तक थी, और पूरे प्रदेश भर में वो संख्या 1 से 10 तक है, 10 नंबर तक दे रखे हैं। तो ये भी बड़ी बात आपने कहा कि सत्ता की जो सत्ता में काबिज हैं उनके लिए सब माफ है, बाकी सब पे कार्रवाई है। तो ये कैसा चुनाव और ये कैसा प्रचार? अभी तक ये माना जाता है कि इस देश में जो सबसे टॉप क्लास सर्विस है वो यूपीएससी की है। वहां से जो निकले हुए डीएम साहब हैं, चुनाव आयोग वाले हैं, जितने भी लोग हैं, तो क्या इन लोगों ने ये मान लिया कि ये भी गुलाम हो गए? क्या ये जो अगला बैच आ रहा होगा यूपीएससी के, जो नए ट्रेनी आ रहे हैं, जो लोग एलबीएस एकेडमी मसूरी में पढ़ रहे हैं, क्या वो ये नहीं देख रहे होंगे कि यहाँ क्या हो रहा है? वो भी तो देख रहे होंगे कि जिस समय 2024 का चुनाव चल रहा था, उत्तराखंड के जितने जिलाधिकारी थे वो अपनी जो भूमिका है, अपना जो पद है, उससे कितना न्याय कर रहे थे। बिल्कुल। वो किसी पार्टी को चुनाव जिताने के लिए तो नहीं बनाए गए डीएम, उनको तो इसलिए बनाया गया कि भाई आप तो उनके जनता के लिए काम करने के लिए हैं, जो चुनाव आयोग है उनके लिए वही करने के लिए था। लेकिन ये जिस प्रकार से आप उसका बैनर का एग्जांपल दे रहे हो, वो तो बहुत छोटा एग्जांपल है, बहुत ही छोटा। ऐसी तमाम शिकायतें वहाँ चुनाव आयोग में पड़ी हुई है, चुनाव आयोग से बाहर पुलिस के यहाँ पड़ी हुई है, देहरादून के पुलिस कप्तान और डीजीपी के पास आपको तो वाला एग्जाम्पल भी ध्यान होगा, जब पिछले साल हरीशुद्दीन बताया गया था 2022 के चुनाव में। तो 2022 के चुनाव में जब आपने कहा था कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात और ये तमाम तरह की बातें थी, जब वो सब चल रहा था तो एक झूठी खबर प्लांट की गई, वो उस पर आज तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। लेकिन वही सरकार, उन्हीं सरकार के जिलाधिकारी, उन लोगों ने अभी माला राज्य लक्ष्मी शाह के कहने पर तुरंत एफआईआर दर्ज करी, वहाँ लोगों को नामजद करा, क्योंकि भाई उन्होंने एक जो है झूठी खबर ऐसी प्लांट करके दिखा दी कि हाकम सिंह को वो जो बना रहे हैं वो स्टार प्रचारक। ये इन प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल है कि अगर सत्ता के चरणों में बैठकर यूपीएससी के इतने फाइन ब्रेन लोग ये काम करने लग जाएंगे, तो जो आने वाला जो दौर है वो कैसे संभलेगा? और वो सब इसलिए नहीं कि आप कुछ दिन के लिए बने,
आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप टॉप क्लास सर्विस से निकल कर आए। तो आपका जो काम करने का तरीका है वो इस लिहाज का होना चाहिए कि कम से कम लोगों को झलके कि भाई उस दौर में भी इस प्रकार के अधिकारी थे जिन्होंने ठोस काम किया। और अगर इसी प्रकार से चलता रहा, इसी प्रकार से आप अगर 1 से लेकर 10 तक उन्हीं पूरे प्रदेश में चलाते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता इससे कोई बहुत भला हुआ है। और उन होर्डिंग का भी इम्पैक्ट इसलिए नहीं मुझे आया लगता है कि जब आपका 60% लोग भी वोट करने लगे, 57 पॉइंट कुछ % जो है वोटिंग हुई है, तो अगर आपके ये सब करने से कुछ अच्छा होता तब भी लगता है कि आपने कुछ किया। तो जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ये सारी जो मार पड़ रही है लोकतंत्र पे पड़ रही है। और ये तो है नहीं कि हमेशा किसी की सरकार रहनी है, देर सवेर हमेशा कभी ना कभी चेंजेस तो आए हैं। कांग्रेस को भी सत्ता से बाहर होने में बहुत लंबा टाइम लगा, तो जिस दिन इनके भी बाहर होगी तो मुझे लगता है कि उस दिन जो लोग फेस कर रहे होंगे इस एंड पे, उनके लिए वो बड़ी दिक्कत वाली बात होगी। एक आखिरी सवाल रावत जी आपसे करूंगा। इतने सारे मुद्दे हैं जिसे जनता भी समझ रही है, आप कह रहे हैं कि जनता देख रही है, जनता सब कुछ देख रही है। आपने कहा श्रीनगर का एक उदाहरण दिया कि करोड़ों रुपए अगर माफी शर्त पे हो जाए कि रिकवरी ना हो, कि भाजपा में वो व्यक्ति चले गए हैं। वहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष चमोली की बात है, यहाँ पर उधम सिंह नगर की आपने उदाहरण दिया। सवाल ये है कि विपक्ष का जो मौन है अब भी, वो बड़ा चिंतनीय विषय है और ये बताता है कि किस तरीके से जिस विषय पे अगर भाजपा अपोजिशन में होती तो शायद तस्वीरें कुछ अलग होती, सड़क अलग होती, ये सूनपन जो है वो खत्म होता। तो ये आपको लगता है कि ये जो चुप्पी है ये बड़ी खतरनाक साबित होने वाली है लोकतंत्र के लिए? आपने 2 साल हो गए करण माहरा को प्रदेश अध्यक्ष बने हुए, वो कांग्रेस पार्टी के हैं और ये माना जाता है कि वो विपक्ष की आवाज है। ठीक बात। और दूसरी विपक्ष की आवाज जो सदन में उनकी यशपाल आ रहे हैं, बिल्कुल। आप इन दोनों का हिसाब किताब उठा के देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा जो ये लोकसभा चुनाव हुआ, इस लोकसभा चुनाव के अंदर यशपाल आ रहे कह रहे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा अल्मोड़ा से। करण माहरा कह रहे हैं कि वो नैनीताल से भी दावेदार हैं, वो हरिद्वार से भी दावेदार हैं और पौड़ी से भी, वो बता रहे यहाँ से भी दावेदार हैं। तो जिस पार्टी का अध्यक्ष इस प्रकार की बातें कर रहा हो, जो लीडर अपोजिशन है वो इस प्रकार का काम कर रहा हो, तो और हालत तो ये है कि 2 साल में करण माहरा का कोई महासचिव नहीं है, कोई महामंत्री नहीं है, कोई उपाध्यक्ष नहीं है, मतलब कोई टीम ही नहीं है। तो एक आदमी जो है 2 लोगों को कांग्रेस दफ्तर में बैठाकर, एक मथुरा दत्त जोशी और गरिमा दत्त सोनी को, ये दोनों उनकी प्रेस विज्ञप्तियां बना रहे हैं और जगह जगह भेज रहे हैं कि साहब करण माहरा ने आज जो है मुख्यमंत्री से मुलाकात करी, कल फलाना मंत्री से मुलाकात करी। तो ये सब तो नहीं है ना। तो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसमें विपक्ष का मजबूत होना बेहद जरूरी है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का जो सबसे जो खराब विषय था, जो इस चुनाव के दौरान भी लोगों ने देखा और वो बड़े शिद्दत से लोगों ने महसूस भी किया कि अगर विपक्ष मजबूत होता तो जो उदासीनता थी, जो भाजपा का जो मूल कार्यकर्ता था पुराना, जब वही साइलेंट हो गया, वो भी बाहर नहीं आया। लेकिन जो वोटर था, वोटर को भी कहीं ऐसी होप नहीं दिखी गई कि भाई कांग्रेस वाले बस्ते पे कहीं दिखाई नहीं दिया लोग। तो उनको लगा कि जितने लोग भी वोट कास्ट करने गए तो कहीं वो उत्साह नहीं पैदा कर पाए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि विषय सिर्फ इनका नहीं है कि ये कितनी आवाज़ उठाते हैं नहीं उठाते हैं, विषय विपक्ष की आवाज़ का मतलब जनता की आवाज़ है। तो इनको जनता की आवाज़ उठाने का काम करना चाहिए था। और अगर यही हाल रहे तो जिस दुर्गति की ओर कांग्रेस पार्टी पहुंच गई है, एक एक करके उनके लोग चले जा रहे हैं, चुनाव से पहले भी चले गए, चुनाव के बाद भी चले गए, और करण माहरा कह रहे हैं कि जिसको जाना है जाता रहे। मतलब कहीं कोई आपको लगता नहीं कोई गार्जियनशिप जैसी कोई बात होगी। तो मुझे लगता है कि ये जो लोकसभा का चुनाव परिणाम है, इस चुनाव के परिणाम के बाद सब लोगों की निगाह उस परिणाम पर रहेगी और वो परिणाम जो है उनका जो भविष्य है करण माहरा का या पुष्कर सिंह धामी का, इन 2 लोगों पे लोगों की निगाह रहेंगी कि अगर परिणाम में जो होगा उसके बाद कुछ उत्तराखंड की राजनीति में आपको चेंज देखने को मिल सकता है। उत्तराखंड की राजनीति से मैं ये इसलिए भी पूछना क्योंकि ये लोगों के लिए भी बड़ा ज़रूरी है और ये प्रश्न सबके मन में है। ये राजनीति में उत्तराखंड में इस बार बदलाव कुछ देखने को मिला। इस बार चुनाव पार्टी का ना होकर व्यक्तिगत भी रहा। बॉबी पवार के चुनाव को एक तरफ पौड़ी लोकसभा से गणेश गोदियाल जो व्यक्तिगत रूप में लड़ रहे थे और यहाँ से बॉबी पवार थे। 2 सीटों में ये देखा गया कि लोगों ने जो वोट भी किए उनकी छवि के अनुसार किए, ना राजनीतिक दलों के अनुसार किए। बॉबी पवार जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसके अनुसार किए। इसे कैसे देखते हैं कि अब क्या उत्तराखंड में बदलाव होने जा रहा है कि वह व्यक्तिगत और व्यक्ति को देखकर उत्तराखंड वोट करने वाला है? ये इतना आसान नहीं है। व्यक्ति के आधार पर होना जो है, व्यक्ति के आधार पर होने का मतलब कोई निर्दलीय आदमी विधानसभा लोकसभा चुनाव जीत जाए, ये बहुत कम होता है। और आपने देखा उत्तराखंड बनने के पहले विधानसभा चुनाव से लेकर जैसे 4-4 लोग जीत के आते थे, 3 आए 2 आए, अब वो सिमटते चले गए।
और जो निर्दलीय भी जीत कर आए, जैसे आपने संजय डोभाल वाला एग्जाम्पल देखा होगा, तो वो इसलिए तो कांग्रेस पृष्ठभूमि के थे, उससे पहले कांग्रेस का चुनाव लड़ चुके थे। तो इस प्रकार जो चीजें हैं कि आप व्यक्ति के आधार पर चीजें क्या हो सकती हैं, ये इतना आसान नहीं है। बॉबी पवार एक बड़ा आशा और उत्साह का नाम जरूर निकल कर आया, और लोगों को वो आशा उत्साह इसलिए भी दिखाई दिया क्योंकि जो निराशा वहां पर माला राज्य लक्ष्मी शाह के कारण थी, वो जो हताशा प्रीतम सिंह के भागने से हुई, वो ऐसे क्रिएट नहीं हुआ। बॉबी पवार को एक दिन की क्रिएशन नहीं थी, बिल्कुल। मतलब प्रीतम सिंह ने जिस दिन हाथ खड़े कर दिए कि मैं नहीं लड़ूंगा, तो उस सीट पर उसी दिन से कांग्रेस के लिए जो है नुकसान होता शुरू हो गया। बिल्कुल। दूसरा जो माला राज्य लक्ष्मी शाह थी, उनका जो नकारापन था, उनका जो वो कुछ भी नहीं करना करके, वो सारा एक तरफ था विषय, दूसरी तरफ जो उत्साह था, जो जोश था, और जिस प्रकार से देहरादून में बॉबी पवार के डंडे बजाए गए, उनको जेल डाला गया, तो मुझे लगता है कि जो यंगस्टर्स हैं उनको लगा कि उनका भविष्य जो है इसी प्रकार का कोई यूथ आगे लेकर जा सकता है। जो गोदियाल वाला विषय आपने कहा, तो गणेश गोदियाल बहुत पुराने लीडर हैं, 5 बार तो विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, 2 बार विधायक बोले हैं, और उनको भी जो है मतलब नाइट वॉचमैन के तौर पे आखिरी में भेजा गया। उनके लिए ये भेजा गया कि आपको रन भी बनाने हैं और अपना विकेट बचा के रखना है। वो भी तब मैदान में कूदे जब मनीष खंडूड़ी भागे, वरना पौने 5 साल तक मनीष खंडूड़ी उनके कैंडिडेट थे। सारी सभाओं में, सारे पोस्टर बैनर में, हर जगह जो है भारत जोड़ो यात्रा में मनीष खंडूड़ी थे। तो मुझे लग रहा कि गणेश गोदियाल ने अपनी बात को, वो एक तरह से आप ये मान के चलिए कि उन्होंने उस चुनाव को लड़ने के लिए नरेंद्र मोदी वाली पिच इस्तेमाल करी। जिस प्रकार से आपने मोदी जी को देहरादून में या उत्तराखंड आते हुए देखा कि अगर गढ़वाल क्षेत्र में आ रहे हैं तो मेरा भाई बहनों, दाना सैणों की बात करते हैं, जब वो अल्मोड़ा में जाते हैं तो वहाँ ईजा, चेली, दाजू की बात करते हैं। तो गणेश गोदियाल ने वो नमज पकड़ी और उन्होंने उसी प्रकार से लोगों से कनेक्ट होना शुरू किया। तो उनको लगा कि शायद उनकी बात इस प्रकार से ज़्यादा ढंग से वो समझ पाएंगे। लेकिन वो जितना भी चुनाव था, वो एक उनका अपना था, उनके साथ कोई न तो मजबूत संगठन था। उस पूरे क्षेत्र में आपने देखा कोई उनका विधायक ही नहीं, जो एकमात्र विधायक था वो भाग गया, भी चलेगा। बिल्कुल। लेकिन उनका चुनाव जैसा जैसा आगे बढ़ा तो आपने बहुत सारे चेंजेस आते वहाँ देखे। मतलब जिस चुनाव को शुरू में बहुत बड़ा टेम्पो गोदियाल जी ने खड़ा कर रखा था, उसको आने वाले कुछ दिन में बलूनी जी ने उसको थोड़ा डाउन करने की कोशिश करी, और उसमें काफ़ी हद तक वो सफल भी रहे। आप देखिए कि बलूनी ने जो अपने ब्रह्मास्त्र निकाले बाद में, कि वो अमित शाह को ले आए, अमित शाह ने कहा कि मेरी गारंटी है, वो राजनाथ सिंह को लाए तो राजनाथ सिंह ने कहा कि आप सिर्फ एक सांसद नहीं चुन रहे हैं, आपने वहाँ पर योगी आदित्यनाथ की सभा करा दी, उन्होंने भी उनके लिए जो है वोट मांगे, तमाम तरह की बातें हुई। तो वो इतना भी नहीं है जैसा अभी तक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि गोदियाल ने ऐसा माहौल बनाया तो ऐसा हो गया। और बड़ी संख्या में चूंकि आप देख रहे हैं कि 3 लाख से अधिक महिलाओं ने वोट किया है, 3 साढ़े 3 के करीब जो है, ऐसा मोटा मोटा आंकड़ा आ रहा है। तो महिलाओं का जो वोट अभी भी है, तो जैसे पूरे प्रदेश में ही है एक झुकाव मोदी नाम का जो वो है उनके मन में, तो इतना आसान मुझे लगता नहीं कि होगा कि हम ऐसा मान लें कि कुछ बहुत बड़ा चेंज आएगा। बिल्कुल। और दूसरा आपने ये भी देखा कि कांग्रेस पार्टी से उनको कोई सपोर्ट नहीं मिली। उनका जो खुद कहते हैं उनके खाते फ्रीज थे, उन्होंने जो है चंदे से वो चुनाव लड़ा। तो इतने बड़े चुनाव को आप जब इतनी बड़ी पार्टी के सामने लड़ रहे होते हैं तो ये सब इतना आसान होता नहीं है। तो लेकिन ये अच्छा है कि कम से कम जो आम जनमानस है उन्हें अपनी पसंद के जो लोग चुनने का जो एक अच्छा अवसर मिल सकता है। तो अब जाते जाते रावत जी, क्या होने वाला है उत्तराखंड का भविष्य राजनीति की तौर पर भी? और आपने जैसे कहा कि युवाओं का भविष्य दांव पर है, और ये श्योर शॉट है कि युवाओं ने बॉबी पवार जैसे व्यक्ति को इसलिए भी चुना क्योंकि उन्हें लगता है कि जो भविष्य है। पर उत्तराखंड का भविष्य कैसे देखते हैं? बहुत वर्ष बीत गए, 24 साल होने को है, पर बहुत चीज़ें बदलनी जो चाहिए थी वो नहीं बदली, जो चीज़ें पॉलिसी मेकिंग में होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, हम जिसके लिए जाने जाते थे वो नहीं हम बन पाए, और जहां पर हमें पहुंचना चाहिए था वहां नहीं पहुंच पाए। और आगे कैसे देखते हैं, आगे आने वाले जो बोल रहे हैं कि ये दशक उत्तराखंड का होने वाला है, क्या सच में ये दशक उत्तराखंड का होगा? दरअसल उत्तराखंड का दशक तो हमेशा ही रहा है। मतलब उत्तराखंड के लोग किसी कृपा के आधार पर तो यहाँ नहीं बैठे हुए। जो लोग पहाड़ छोड़ के भाग भी गए वो भाग गए, लेकिन जो आज भी जो पूरा पहाड़ जो उत्तराखंड जिंदा है उन लोगों के कारण है, जो आज भी वहाँ डट के खड़े हैं, उन्हीं कारण तो है। और ये जो बाहर से जो दूसरे राजनीतिक दलों से ये चल रहा है, इसके कारण एक डिस्टर्बेंस जरूर क्रिएट हुआ है। और इस चुनाव के दौरान भी हमने देखा कि जो सरकार इतनी बड़ी अग्निवीर योजना लेकर आई थी, जिसका बहुत बड़ा प्रचार प्रसार किया गया,
तो देश के प्रधानमंत्री आए, रक्षा मंत्री आए, गृह मंत्री आए, किसी ने अग्निवीर का नाम नहीं लिया। बिल्कुल। तो ये चूंकि ये सीमांत राज्य है, आपका हर घर से फौजी तैयारी करता था अपना, और देहरादून में हम देखते थे एक समय तक जो है गढ़वाल राइफल की भर्तियां हो रही है, कुमाऊं रेजिमेंट के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं, गोरखा राइफल के लिए भर्ती हो रही है, और जो सारा उत्साह टूट गया है। ये जो इस प्रकार से होना युवाओं के भविष्य से एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और हम तो जब भी किसी ने अग्निवीर योजना का हमें सवाल पूछा कि भाई ये कैसे अच्छी है क्या नहीं है, तो हमारे पास इसका हमेशा एक ही उदाहरण होता है कि अगर आपको अग्निवीर योजना को समझना है तो आप देहरादून की डिफेंस कॉलोनी में जाइए, जहाँ हजारों लोग पूर्व सैनिक, उनके परिवार, ऑफिसर्स रह रहे हैं। और अगर आप उन सबके पास नहीं जा सकते हैं तो आप पुष्कर धामी के घर जरूर जाइए और आप वहाँ पूछिए कि डिफेंस कॉलोनी में घर बनाने का अधिकार उनको इसलिए मिला क्योंकि उनके पिताजी सैनिक थे, अग्निवीर नहीं थे। उनके बगल में आप त्रिवेंद्र सिंह के रावत के घर जाके पूछिए कि अग्निवीर योजना अच्छी थी है या वो उनके पिताजी सैनिक थे। अगर उनके पिताजी सैनिक ना होते तो उनका डिफेंस कॉलोनी में घर ही नहीं बन पाता। हरक सिंह रावत से पूछिए, वहाँ बगल में रहते हैं। बिल्कुल। आप उन तमाम लोगों से पूछिए कि अग्निवीर योजना और जो एक्चुअल सैनिक जो भर्ती होती थी उसमें कितना बड़ा अंतर है। ये हमारे सामने एग्जाम्पल है। इन सब लोगों को आज हम मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री तमाम पदों पर देख रहे हैं। अगर आप पूरे प्रदेश के लोगों को अलग भी कर दें, इन लोगों की अच्छी स्कूलिंग, अच्छी शिक्षा दीक्षा, कॉलेज की पढ़ाई, इनका परिवार का आगे बढ़ना, उस सब के मूल में सैनिक की तो तनख्वाह थी, उसी की नौकरी, वही पेंशन और वही जो राशन कार्ड। अगर वो सब व्यवस्था इन लोगों को नहीं मिलती तो क्या ये लोग आज इस पद पर पहुंच पाते? इसीलिए मेरा मानना है कि जब आप इन चीज़ों को कनेक्ट करें तो वो हमें वहाँ से कनेक्ट करना चाहिए कि जो लोग सफल हुए हैं वो किस चीज़ से सफल हुए, क्योंकि उनके पिताजी को एक बड़ी बड़ी नौकरी वहाँ करने को मिली। किसी ने 20 साल की, किसी ने 30 साल की, 35 साल करी, लंबे टाइम तक वो जो है सैनिक से लेकर नायक, लांस नायक और सूबेदार और तमाम पदों पर चले गए, हवलदार तक बनते चले गए। तो वो जो ट्रेंड टूट रहा है, इस पर उत्तराखंड के लोगों को चिंतन करने की आवश्यकता है। और इस पूरे चुनाव के दौरान भी मैं नोटिस कर रहा था कि इस पॉइंट ने भी जो है लोगों को ध्यान खींचने का काम किया। और अगर अभी भी नहीं जागे, अभी भी ये नहीं कि ये विषय यहीं पे खत्म हो गया। मेरा मानना है कि जो अगला 2-2.5 साल में फिर चुनाव होने जा रहा है, विधानसभा का चुनाव, उस चुनाव तक तो मुझे लगता है कि पहला बैच भी भरा जाएगा अग्निवीर का। उसके बाद पता चलेगा जो हजारों बच्चे वहाँ भर्ती हुए थे और 21-22 साल में रिटायर होकर घर आ गए, उनका फ्यूचर क्या होगा। तो जब तक उत्तराखंड की जो सरकार है, जो हमारे नीति नियंता है, जिनको हम चुनकर विधायक बना रहे हैं, सांसद बना रहे हैं, मंत्री या मुख्यमंत्री बन रहे हैं, जब तक वो इस पॉइंट पर नहीं सोचेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड का भविष्य जो है ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया रावत जी। बहुत सारे प्रश्न भी हो गए और भाजपा के जो घमासान से उस पर शुरुआत करके मुझे लगता है राजनीति के तमाम वो प्रश्न जो जनता जानना चाहती थी वो भी हो गए हैं। पर ये राजनीति में आगे भाजपा में क्या घमासान होगा, क्योंकि एक संकेत और एक इशारा तो गजेंद्र रावत जी ने कर दिया है कि अभी तो ऊधम सिंह नगर, अभी बद्रीनाथ, अभी गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र से जो ये संकेत हैं वो बिल्कुल भी सत्ता पक्ष के पक्ष में नजर नहीं आते। अब देखना होगा कि राजनीति में ये घमासान कब तक चलता है और भाजपा जो नारा दे रही है और भाजपा जो लगातार अपने डिसिप्लिन के लिए, कायदे के लिए जानी जाती थी, वो कब तक कायदे में रह पाएगी, ये भी हम देखेंगे। तब तक के लिए आप ऐसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।